Hello students, a very warm welcome to you all and welcome to Edufly J-NEET Trouble Batch. Like in previous class we have discussed about the implantation and about the embryonic development कैसा होता है बेबी का, और आज हम पढ़ने वाले हैं pregnancy and parturition and this is the last chapter, last part of human reproduction. Okay, so today I am going to discuss about the pregnancy and parturition. Clear? चलो आज हम स्टार्ट करते हैं ये पार्ट. दिस डायग्राम इज फ्रॉम NCERT टेक्स्ट बुक. क्लियर है? एंड यू हैव टू रिमेंबर इज दैट ईच एंड एवरी डायग्राम of NCERT book is very important, because what happens is that questions used to come from the NCERT book directly. They'll just give the diagram separately and they'll ask for the labeling and they'll give 4 options and you have to say which labeling is what. Okay, so you have to remember is that NCERT book textbook diagram is very important for you all students. Okay, चलो तो ये जो डायग्राम है ये है ह्यूमन फिटस विद इन द यूटरस. ठीक है, तो ये जो है सबसे पहले ये फिटस है, ये एम्ब्रायो है. ओके, बेबी है. ठीक है, ये है अम्बिलिकल कोड. और अम्बिलिकल कोड क्या होता है? अम्बिलिकल कोड इज कनेक्टेड विद द मदर्स बॉडी टू द ऑफस्प्रिंग. एम्ब्रायो से मदर्स बॉडी का जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस या खाना कैसे पास होगा? ब्लड के फॉर्म में अम्बिलिकल कोड के थ्रू बेबी तक पहुंचेगा ताकि बेबी को प्रॉपर ग्रोथ हो सके. ठीक है, तो अम्बिलिकल कोड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. ठीक है, ये है प्लासेंटा विलाई जिसका फंक्शंस आप लोग को बहुत अच्छे से बखूबी से पता है. दिस इज द कैविटी ऑफ यूटरस. ओके, दिस रेड वन, दिस इज द कैविटी. ओके, ये सारे लेयर है, देख रहे हैं आप? ये लेयर है ना, एंडोमेट्रियम इनर वाला, फिर पेरीमेट्रियम, ठीक है, मायोमेट्रियम. ठीक है, 3 लेयर्स है ना जो यूट्रस का, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ना. ठीक है, और ये जो है सर्विक्स, दैट मीन्स ये बर्थ कैनल है. ठीक है, बर्थ कैनल है जिससे बेबी जो है अगर नॉर्मली डिलीवर लेती है तो वो बर्थ कैनल के थ्रू ही बाहर आता है, थ्रू द सर्विक्स. ओके, दिस इज यॉर्क सैक. द फंक्शंस ऑफ यॉर्क सेल इज वेरी क्लियर टू यू ऑल. दिस इज एम्ब्रायो. क्लियर? दिस इज कैविटी ऑफ यूट्रस. तो ये सारे जो डायग्राम मैंने दिखाए हैं, एक बेबी कैसे मदर्स वोम्ब में रहता है, दिस इज द पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन ऑफ द बेबी हु स्टेज इन द मदर्स वोम्ब. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम अबाउट द प्रेगनेंसी. एंड यू नो प्रेगनेंसी इट लास्ट्स फॉर कितना? 9 months. क्लियर है? प्रेगनेंसी कितना? 9 months के लिए लाइन होते हैं. तो उसमें 3 ट्राइमेस्टर्स होते हैं. थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. 3 months, 3 months एंड 3 months. तो इन तीनों महीने में कौन कौन से हार्मोनल चेंजेस होते हैं एंड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, और मदर्स के बॉडी में उस हार्मोनल चेंजेस के कारण फिटस का ग्रोथ कैसे होता है, वो सारी चीज़ हम पढ़ने वाले हैं इसमें. ठीक है, प्रेगनेंसी. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेवल ऑफ हार्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन एक्सेट्रा आर इंक्रीज सेवरल फोल्ड्स इन द मैटरनल ब्लड. ठीक है, इफ ए लेडी इज प्रेग्नेंट, अगर एक लेडी प्रेग्नेंट है तो ये सारे हार्मोन्स एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सारे हार्मोन्स जो है इंक्रीज हो जाते हैं मदर्स ब्लड में, बिकॉज ये हार्मोन्स के कारण फिटस का ग्रोथ होना, फिटस की बहुत सारे जो प्रॉपर्टीज़ है, डेवलपमेंट कैसे होते हैं, इस हार्मोन्स के थ्रू ही होता है. ठीक है, हार्मोन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ये जो हार्मोनल इंक्रीज होता है मैटरनल ब्लड में, there are so many changes that takes place inside the mother's body. She'll be having problem in digestion, she'll be having problem in release of stool, that is constipation problem will arise. Why? Because of the sudden increase of these hormones, and this is very important. अगर ये hormones नहीं increase होते हैं mothers के blood में तो फिटस के डेवलपमेंट के ऊपर असर पड़ सकता है.
तो इसीलिए अगर किसी का हार्मोन लेवल सही नहीं है बॉडी में, शी हैज़ टू टेक इट फ्रॉम द आउटसाइड एज द डॉक्टर प्रेस्क्राइब बाय द डॉक्टर। तो उसे हार्मोन्स बाहर से लेना पड़ेगा ताकि उसकी बेबी के डेवलपमेंट सही रहे, फिटस का ग्रोथ सही हो, है ना। ये सारे हार्मोन्स जो हैं इनका लेवल सही होना होता है बॉडी में, ठीक है। और ये जो इंक्रीज्ड प्रोडक्शन, ये जो इतने सारे जो हार्मोन्स प्रोड्यूस हुए, इनका जो इंक्रीजमेंट हुआ मैटरनल ब्लड में, व्हाई इट्स नेसेसरी, इट इज़ नेसेसरी फॉर सपोर्टिंग द फीटल ग्रोथ। दैट मीन्स फीटस का जो ग्रोथ होगा वो इसी से होगा। कैसे होगा? ये हार्मोन इंक्रीज होने से। नेक्स्ट क्या होगा? मेटाबॉलिक चेंजेस होगा इन मदर। मेटाबॉलिक, बहुत सारे मेटाबॉलिक चेंजेस होगा, जैसे कि सारे मेटाबॉलिक चेंजेस, डाइजेशन प्रॉपर नहीं होना, खाना ना खाना, भूख ना लगना, बहुत सारी चीज़ें मेटाबॉलिक चेंजेस फीमेल की बॉडी में, जो वोमेन होगी, जो मदर होगी, उसकी बॉडी में प्रॉब्लम होगा। और ये जो हार्मोन्स है, इसी हार्मोन्स के कारण प्रेगनेंसी को मेंटेन किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सारे हार्मोन्स आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट विल टॉक अबाउट फीचर्स ऑफ एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये जो फीचर्स हैं, पहला फीचर्स जो है कैसे हम डिवाइड करेंगे, जैसे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मतलब होता है पहला 3 मंथ्स। इफ़ ए वोमेन इज प्रेग्नेंट तो फर्स्ट से मतलब 12th वीक इसको कह सकते हैं। दैट मीन्स 12th वीक तक 3 मंथ्स कंप्लीट होता है। दैट इज नॉन एज फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ओके, क्लियर है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम पढ़ेंगे कि विच और मेजर ऑर्गन्स आर फॉर्म, क्या क्या फॉर्मेशन होता है इसमें, है कि नहीं। तो सबसे पहले एम्ब्रायो का हार्ट फॉर्म होता है, द फर्स्ट थिंग। और ये पता है 5th to 6th वीक आफ्टर कंसेप्शन, कंसीव होने के 6ठे वीक के बाद हार्ट साउंड, फर्स्ट हार्ट साउंड, दैट इज लब डब 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 सुनाई देने लगेगा। एंड यू कांट हियर इट बिकॉज दैट हैज़ टू बी हर्ड विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप। तो ये फिटस का जो हार्ट बीट होगा वो कैसे हम सुन सकते हैं? स्टेथोस्कोप के थ्रू। डॉक्टर इसको सुन के कहेंगे अच्छा हार्ट बीट चल रहा है, दैट मीन्स एक और जान है अंदर, है ना। फिटस का हार्ट बीट हो जाएगा, कहाँ लिसन होगा? बाय स्टेथोस्कोप। बाय द एंड ऑफ 2nd मंथ, दैट मीन्स पहला महीना में ये हार्ट और ये सारी चीज़ें फॉर्मेशन होंगी। दूसरे महीने के एंड तक क्या हो जाएगा? लिम्स और डिजिट्स, पैर के लिम्स, हाथ के डिजिट्स, ये सारे पैर के लिम्स, हाथ पैर, ये सब आना शुरू हो जाएगा 2nd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। और जब तीसरा महीना, दैट मीन्स 12 वीक्स, फर्स्ट 3 मंथ्स इज कंप्लीटेड, मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन्स आर फॉर्म, बहुत सारे ऑर्गन्स फॉर्म हो जाते हैं, नोज, आईज, लिप्स, एवरीथिंग इज फॉर्म। हेयर्स नहीं आए अभी, हेयर्स दूसरे में आएंगे, ठीक है। द लिम्स एंड एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स आर वेल डेवलप। लिम्स पैर हो जाएंगे, लिम्स हाथ पैर डेवलप हो जाएंगे। एक्सटर्नल बाहर का जो भी जेनाइटल ऑर्गन्स, दैट इज सेक्स ऑर्गन्स, जेनाइटल्स यू कैन से, दैट इज ऑल्सो डेवलप्ड, ठीक है। अब जब 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी हो गया तो एमिनोसेंटेसिस, ओके, एमिनोसेंटोसिस, दिस इज द टेस्ट दैट इज प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर कि अगर उस बेबी को कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है, लाइक यू नो क्रोमोसोम एबनॉर्मेलिटीज इज आल्सो देयर, सम चाइल्ड इज not normally born, okay. In that case what happen is that doctor always prescribe the test so that you can know whether your baby is going to be born healthy or not. जैसे कि एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, ये सारी क्रोमोसोम एबनॉर्मेलिटीज है। तो एमिनोसेंटेसिस के थ्रू हम पता कर सकते हैं कि जो बेबी है उसका जेनेटिक मेकअप कैसा है, उसकी कोई क्रोमोसोम एबनॉर्मेलिटीज तो नहीं है, वो हेल्दी बेबी तो होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एमिनोसेंटेसिस के थ्रू हम पता कर सकते हैं और उसको इनसाइड द वॉर्म इटसेल्फ दैट बेबी कैन बी ट्रीटेड। वो जेनेटिक जो भी प्रॉब्लम है उसको हम ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं ताकि एट द एंड ऑफ 9 मंथ वो अच्छे से सेफली एंड हेल्दी बेबी डिलीवर हो। लेकिन जिस जेनेटिक प्रॉब्लम्स का कोई सोल्यूशन नहीं है, एंड दैट केस दैट बेबी हैज़ टू गेट अबॉर्टेड, दैट मीन्स उस बेबी को गिरा देना ही सही रहता है। बिकॉज अगर वो उसके ऐसे जेनेटिक प्रॉब्लम है जो बाहर आके सॉल्व ही नहीं कर सकते तो उसे ले आके कोई फ़ायदा नहीं है ना। अगर उसका सोल्यूशन है, अगर उसका ट्रीटमेंट है, देन दैट बेबी हैज़ टू बी केप्ट एंड उसको हेल्दी बॉर्न करना
डॉक्टर्स की जिम्मेदारी होती है। अगर उसकी ट्रीटमेंट है तो, अगर ट्रीटमेंट नहीं है दैट बेबी हैज़ टू गेट अबॉर्टेड। ओके, तो एमिनोसेंटेसिस याद रखना है, और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या क्या ऑर्गन्स, मेजर ऑर्गन्स फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 3 मंथ्स दैट इज सेकेंड ट्राइमेस्टर, इसका मतलब 13 वीक से लेके 24th वीक तक, 24th वीक तक 6th मंथ हो गया बेबी का। अब इसमें क्या क्या फॉर्म होता है, पहला मूवमेंट, सबसे पहला मूवमेंट जो है हमें सेकेंड ट्राइमेस्टर में मिलेगा, वो भी कब होगा, 5th मंथ, 5वें महीने में बेबी का हाथ पैर मूवमेंट होगा। और दूसरा बात होगा, हेयर्स आ जाएगा, हेड पे हेयर्स आ जाएगा, बॉडी पे हेयर्स आ जाएगा। ठीक है, और जब भी ये 6th मंथ जैसे कंप्लीट होगा, 24 वीक्स मीन्स 6 मंथ, तो क्या होगा, बॉडी में पूरे फाइन छोटे छोटे हेयर्स आ जाएंगे, बिकॉज हेयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी। ओके, आईलिड्स जो है दैट विल गेट सेपरेट, एंड आई लैशेस भी फॉर्म हो जाएंगे। कब, जब 6 महीना हो गया बेबी का, तो ये सारे चीज़ें फॉर्म हो जाएंगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरे, दैट इज थर्ड ट्राइमेस्टर, 24 वीक हो गया। अब 25th वीक से नॉर्मली 40 वीक्स तक, ओके, 37th वीक यू से 37th वीक तक बेबी नॉर्मली डिलीवर हो ही जाता है। कोई 40 तक जाता है, कोई 38 तक, कोई 39 तक। ओके, अप्रोक्सीमेटली 25th to 37th वीक और 38th वीक बेबी गेट्स डिलीवर। तो ये होता है थर्ड ट्राइमेस्टर, नेक्स्ट 3 मंथ्स, इट इज 7th, 8th, 9th, 3 महीने में क्या होता है, फिटल डेवलपमेंट कंटिन्यूज ड्यूरिंग थर्ड सेमेस्टर। अब जो फिटस का ग्रोथ होने लगेगा, अब फिटस वेट गेन करने लगेगा, 3 to 4 kgs, 3.5 kgs और 4 kgs ऑफ वेट वोम्ब में वो वेट गेन करने लगे। एक नॉर्मल, कंप्लीट नॉर्मल हेल्दी बेबी डिलीवर होने के लिए उसका प्रॉपर वेट होना भी ज़रूरी है। ओके, द फिटस, द पहली बार जो फिटस है दैट विल ओपन आइज, बहुत सारा वेट गेन करेगा, एंड दैट विल प्रिपेयर फॉर द डिलीवरी। अब वो डिलीवरी के लिए तैयार है, दैट बेबी इज गोइंग टू गेट डिलीवर्ड एट द एंड ऑफ 9th मंथ। जब 9th मंथ ऑलमोस्ट कंप्लीट होने के आसपास, तो बेबी डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है पर्चुरेशन। ठीक है, आज का टॉपिक जो हमने पढ़ाया आपको, वो पर्चुरेशन भी और लैक्टेशन भी हम पढ़ाने वाले। ठीक है, वाइग्रस कंट्रक्शंस ऑफ द यूट्रस एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी कॉजेज एक्सपोजर और डिलीवरी ऑफ द फिटस। ओके, वाइग्रस मतलब बहुत सारे जो कंट्रक्शन हो रहा है यूट्रस का एट द एंड ऑफ द डिलीवरी, इतना ईजी नहीं है कि बेबी खुद ही ऐसे दौड़ता हुआ बाहर आ जाए, नो, उसमें बहुत हार्मोन्स का काम है, यूट्रस का कंट्रक्शंस होते हैं, ताकि वो इतना शेप हो जाए कि वो जो एक कंप्लीट जो बेबी बन चुका है फॉर्मेशन, वो बर्थ कैनल के थ्रू बाहर आ जाए। क्लियर है, तो ये जो प्रोसेस होता है डिलीवरी ऑफ द फिटस, जो चाइल्ड बर्थ का जो प्रोसेस होता है, इसी को पर्चुरेशन कहते हैं। दिस इज द टर्मिनोलॉजी ऑफ गिविंग बर्थ टू ए चाइल्ड। ओके, सो दिस इज अबाउट द पर्चुरेशन। पर्चुरेशन इज इंड्यूस्ड, कैसे इंड्यूस्ड होता है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, न्यूरो और एंडोक्राइन। न्यूरो मतलब नर्व का, और एंडो मीन्स हॉर्मोन्स, दैट मीन्स नर्व्स और हॉर्मोन्स, इन दोनों का एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, मैकेनिज्म होता है, जिसके थ्रू यूट्रस कंट्रैक्ट करके दैट बेबी हैज टू गेट एक्सपेल्ड फ्रॉम द बर्थ कैनल। रिमेंबर, ओके, पर्चुरेशन का डेफिनेशन याद रखिए, नथिंग बट चाइल्ड बर्थ होता है। कैसे होता है, वाइग्रस कंट्रक्शन होता है, किसका होता है, यूट्रस का होता है। ठीक है, नेक्स्ट, पर्चुरेशन में कौन सा हार्मोन काम आता है, द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, ऑक्सीटोसिन, ये जो हार्मोन है, दिस इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट पेपर, ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन्स है, इट विल एक्ट ऑन द यूटेरिन मसल। यूटेरिन है, लेफ्ट यूटेरिन और राइट यूटेरिन। ठीक है, ये मसल्स है फीमेल में, जो क्या करेंगी, ये ऑक्सीटोसिन यूटेरिन मसल्स पे एक्ट करके, ये ऑक्सीटोसिन यूटेरिन कंट्रक्शंस को और स्ट्रॉन्ग कर देंगे, इतना स्ट्रॉन्ग कर देंगे कि इतना ईजी होगा बेबी को बाहर आने में। ठीक है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है पर्चुरेशन के केस में। ठीक है, द स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स, दैट मीन्स ये हो गया नर्वस, नर्व जो अभी मैंने कहा मैकेनिज्म नर्वस और इसका होगा, हार्मोन्स का भी होगा। ठीक है, एंडोक्राइन का, तो नर्व बिटवीन द यूटेरिन कंट्रक्शन एंड ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन का जो सिक्रेशन होगा और यूटेरिन कंट्रक्शन,
दैट विल कंटिन्यू एंड रिजल्टिंग इन स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर कंट्रक्शन। जो मैंने अभी कहा कि नर्व और एंडोक्राइन हॉर्मोन्स दोनों का इतना ज़्यादा कम्प्लेक्स मैकेनिज्म होगा जिसके थ्रू और जो यूट्रिन कंट्रक्शंस है या यूट्रस का जो कंट्रक्शन है दैट विल बी हाई, बहुत ज़्यादा होगा, जिसके थ्रू जो है बेबी जो है बाहर आएगा। दैट मीन्स दिस विल लीड्स टू द एक्सपर्शन ऑफ द बेबी, तो वो बेबी को बाहर आने में मदद करेगा ऑफ द यूट्रस थ्रू द बर्थ कैनल, दैट इज नॉर्मल डिलीवरी, वेजाइनल डिलीवरी यू कैन से। ओके, तो बेबी अच्छे से सेफली बाहर आ गया ड्यू टू दिस इंपॉर्टेंट कंट्रक्शंस, दैट इज ऑक्सीटोसिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ठीक है, नेक्स्ट इज लैक्टेशन। बेबी इज गेट डिलीवर्ड, बेबी डिलीवर हो गया। अब आया बात ब्रेस्ट फीडिंग का। ओके, ब्रेस्ट फीडिंग, so it's always advised by the doctor that up to 6 months a baby shouldn't eat anything from outside. He or she has to get her milk or his milk from the mother only. ब्रेस्ट फीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है फीमेल के लिए, बिकॉज ये जो मिल्क होता है ना बेबी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, जो उसे बहुत सारे इन्फेक्शंस, अगर उसे कोई भी एनवायरमेंटल इन्फेक्शंस होता है इस इम्यूनिटी के कारण बेबी लड़ सकते हैं, है ना। तो इसलिए लैक्टेशन और ये जो ब्रेस्ट फीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एवरी फीमेल should go for the breastfeeding for their baby. Okay, the mammary glands of the female start producing milk towards the end of the pregnancy by the process called lactation. जो मैमरी ग्लैंड्स हैं जो डेवलप हो रहे हैं 9 मंथ्स तक, वो मैमरी ग्लैंड्स डेवलप हो रहे हैं, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं ना फीमेल में, तो वो जब जैसे डिलीवरी हो जाएगी तो वो क्या करेंगे, मिल्क प्रोड्यूस करेंगे, निपल के थ्रू मिल्क आएगा और वही मिल्क जो है बेबी को फीड करवाया जाता है। ठीक है ना, और जब प्रेगनेंसी का एंड हो जाएगा तभी ये जो लैक्टेशन के प्रोसेस से डिलीवरी क्या होगा, मिल्क बाहर आएगा थ्रू द निपल। ओके, द मिल्क प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड कोलेस्ट्रम। सो दिस कोलेस्ट्रम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम एंड ऑल्सो फॉर द इंफॉर्मेशन दैट ये जो मिल्क जो पहले जब बेबी डिलीवर होने के बाद 3-4 दिन इनिशियल फ्यू डेज जो मिल्क प्रोड्यूस होते हैं फीमेल के मैमरी ग्लैंड से, ब्रेस्ट से, वो जो मिल्क कोलेस्ट्रम उसमें बहुत सारे एंटीबॉडीज होते हैं। ठीक है, और दैट एंटीबॉडीज क्या होता है, वो बेबी को कोई भी इन्फेक्शन अगर एनवायरनमेंट के थ्रू या कहीं से भी अगर इन्फेक्शन हो गया, वो जो मिल्क है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करके बॉडी के अंदर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर देंगे, इम्यूनिटी इतना स्ट्रांग हो जाए कि वो इन्फेक्शन से वो बच्चा लड़ जाएगा। इसीलिए जो इनिशियल फ्यू डेज का जो मिल्क होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चे को फिट करवाना। ठीक है, तो कोलेस्ट्रम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल दैट यू हैव टू रिमेंबर। लैक्टेशन इज डन। ओके, चलो, so with this I have completed today's chapter, that is human reproduction is entire human reproduction is completed. On the next class we'll solve as many questions as we can. Okay, so if you have any doubts regarding any class you can WhatsApp me or you can comment me in the comment section how was today's class. Okay, and share with your friends too so that you they can get the knowledge which is required to you all at this level. Okay, so with this I'll conclude my class today. Thank you so much.